हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। किस तरह से कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में बताया गया और सबसे आधुनिक जो मॉडल है उसका तरल क्रिमिनल मॉडल, ये अपन ने पढ़ा, कंप्लीट किया। आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोशिका का एक डायग्राम बताया था, पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं था क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें और भी आती हैं, है ना। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट करा रहा हूँ कि कोशिका में किस तरह से पदार्थों का परिवहन होता है। पहले अपन समझते हैं कि परिवहन किस तरह से होता है। देखिए, कोशिका में दो प्रकार का परिवहन होता है। उस दो प्रकार के फिर अंदर और भी कई सारे प्रकार हैं। तो जो मेन टाइप है अपन पढ़ते हैं। देखिए, दो प्रकार का परिवहन होता है। एक होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का रास्ता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए कुछ इस तरह का रास्ता है और यहाँ पे ऊपर कोई बड़ा व्हीकल, मतलब कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। और अगर कोई उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है और अगर मान लीजिए इसका ब्रेक हटा दिया गया तो ये गाड़ी सीधे नीचे आ जाएगी, है ना। तो नीचे आ रही है मतलब उसमें किसी भी प्रकार का बाहर से किसी भी प्रकार की ऊर्जा उसको देनी नहीं पड़ रही है और वो अपने आप अपने कम जगह, मतलब नीचे वाली जगह पे आ रही है। तो पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर गति करता है और उसको बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के ऐसा करना होता है, वो करता है, तो इसको हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन मतलब जब कोई पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो पहला अपन हेडिंग डालते हैं निष्क्रिय परिवहन। जब पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, तब अपन इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। अच्छा, इसमें इस परिवहन के दौरान उसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको अपन कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। और इसी का ठीक उल्टा, यानी पदार्थ अपनी निम्न सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जब चलेगा तब उसको अपन कहते हैं सक्रिय परिवहन। तो दूसरा है सक्रिय परिवहन। यहां मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, पदार्थ का निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना। अब क्योंकि विपरीत दिशा में ये जा रहा है, ज्यादा सांद्रता की ओर ये जा रहा है, उल्टा जा रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा के रूप में एटीपी का उपयोग करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं एटीपी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहां पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट।
ये कहलाता है सक्रिय परिवहन। अब जैसे कोई इंसान अगर हॉल में बैठा हो और किचन में कुछ अच्छा बन रहा हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप वहाँ किचन से खुशबू निकल के हॉल में बैठे इंसान को आ जाती है। वो एक निष्क्रिय परिवहन का प्रकार एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऐसी कई हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पे निष्क्रिय या सक्रिय परिवहन देखा जाता है। चल, ये हो गया परिवहन के बारे में। अब अपन सबसे पहला कोशिकांग पढ़ते हैं। कोशिकांग में एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ और जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं ये है सूत्रकणिका। तो सबसे पहले कोशिका में जो कोशिकांग आता है, कोशिकांग मतलब छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनका कहीं ना कहीं मुख्य रोल होता है, कार्य होता है। जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, लयनकाय लाइसोसोम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, है ना। इस तरह की कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं कोशिका के अंदर। तो आज अपन पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका मतलब इसको अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका की खोज के लिए कई वैज्ञानिकों का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे अल्टमैन, कोलिकर, इस तरह के नाम जुड़े हैं। पर ये जो शब्द दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, ये दिया था सी बेंडा ने। तो ये आप याद रखिएगा, सी बेंडा ने सूत्रकणिका शब्द दिया। ठीक है, सी बेंडा ने ये शब्द दिया था। दूसरा पॉइंट, सूत्रकणिका का आकार इतना छोटा होता है कि उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। जब तक हम उसे अभिरंजित नहीं करेंगे तब तक वो हमें नहीं दिखेगा। और जो अभिरंजन इसके लिए यूज किया जाता है, जो डाई इसके लिए यूज की जाती है, ये होती है जेनस ग्रीन बी। तो नेक्स्ट पॉइंट है सूत्रकणिका का आकार छोटा होने के कारण इसे अभिरंजित करने पर देखा जा सकता है। और इसके लिए जो अभिरंजन यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, इसका नाम है जेनस ग्रीन बी। ये जेनस ग्रीन बी एक तरह की डाई है, अभिरंजन है, जिसका उपयोग हम सूत्रकणिका को देखने के लिए करते हैं। सूत्रकणिका का जो नंबर होता है, इसकी जो संख्या होती है, वो कोशिका से कोशिका अलग अलग होती है, भिन्न होती है। सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। निष्क्रिय परिवहन, जब पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, हाई से लो लेवल की तरफ आता है और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अपने आप आता है इसमें। सक्रिय परिवहन इसका उल्टा है, पदार्थ का निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में उपयोग होती है। फिर सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था सी बेंडा ने, और इसका आकार छोटा होने के कारण, इसका साइज छोटा होने के कारण इसको आसानी से नहीं देख पाते और इसके लिए कोई अभिरंजक इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये अभिरंजक जो यूज़ करते हैं
ठीक है, अभिरंजन या अभिरंजक भी अपन इसको लिख सकते हैं। जो अभिरंजक अपन इसके लिए यूज करते हैं ये होता है जेनस ग्रीन बी। और सूत्र कणिका की संख्या जो होती है वो कोशिका से कोशिका भिन्न होती है। कोई कोशिका अगर ज़्यादा कार्य कर रही है, तेजी से कार्य कर रही है, तो उसमें सूत्र कणिका की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये हो गया सूत्र कणिका के बारे में कुछ जनरल सिंपल सी बातें। अब अपन इसकी संरचना देखते हैं और संरचना के आधार पर सूत्र कणिका के बारे में अपन आगे की बात करते हैं। सबसे पहले जब इसका अपन डायग्राम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, सूत्र कणिका जो है, ये कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली होती है बाहरी झिल्ली। सबसे बाहर होती है झिल्ली और इसके बाद दूसरी होती है, ये होती है भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली की पारगम्यता जो होती है ये अलग अलग होती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली की जो पारगम्यता होती है ये अलग अलग होती है। बाहरी झिल्ली थोड़ी सी ज़्यादा पारगम्य होती है, मतलब चीज़ों को अंदर ला सकती है, और जो अंदर वाली होती है वो थोड़ी सी कम पारगम्य होती है। और दोनों के बीच में जो स्थान होता है इसको अपन कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी अंतर झिल्ली अवकाशिका। ये जो दोनों के बीच में जगह है इसको कहते हैं अंतर झिल्ली अवकाशिका। अंदर यहां पे कुछ तरल भाग होता है। इस तरल भाग को कहते हैं आघात्री। ये तरल भाग कहलाता है आघात्री, जिसको अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद यहां पे ये जो अंदर वाली कोशिका है, भीतरी कोशिका है, ये भीतरी कोशिका में अंदर की तरफ मतलब कुछ घूमी हुई संरचना होती है, मतलब अंतर्वलन संरचनाएं होती हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये जो घूमती हुई संरचना दिख रही है, ये अंतर्वलन संरचना दिख रही है जो, ये क्रिस्टी कहलाती है। ये जो क्रिस्टी है इसके ऊपर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। इन कणों को अपन कहते हैं F0 F1 कण। इनको कहते हैं F0 F1 कण। इसके अलावा यहां पे अंदर डीएनए होता है और आरएनए होता है। मतलब ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए, खुद के आरएनए होते हैं। इसीलिए इसको पदार्थों के लिए, खास करके अनुवांशिक पदार्थ के लिए या किसी और तरह के पदार्थ के लिए, केंद्रक पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना होता। इसके अलावा खुद का डीएनए है तो ये अपने आप से विभाजन भी कर सकता है, ठीक है, डिवाइड भी हो सकता है। हाँ, तो इसकी संरचना सबसे पहले बाहरी झिल्ली फिर भीतरी झिल्ली, दोनों की पारगम्यता में थोड़ा सा फर्क होता है। फिर उसके बाद अंदर जो तरल भाग है अघात्री, ये दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थल होता है इसको कहते हैं अंतर झिल्ली अवकाशिका। अंदर वाली जो झिल्ली होती है, जो भीतरी झिल्ली होती है, वो अंदर की तरफ घूमी हुई होती है, अंतर्वलन वहां पे दिखता है और इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या कार्य करता है, कैसे होता है, इसकी जो डिटेल है वो अभी मैं लिखवाने वाला हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे कण होते हैं जिसको अपन कहते हैं F0 F1 कण। इसके पास खुद का डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए है इसका, और ये मान लीजिए आरएनए है। इसके साथ साथ खुद इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं।
इसके पास राइबोसोम भी होते हैं, और राइबोसोम इसमें होते हैं 70 प्रकार के। ठीक है, तो ये संरचना में पाई जाने वाली, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्रकणिका में पाई जाने वाली चीजें और संरचनाएं। अब इसके बारे में अपन कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट जो अपन ने अभी उसका स्ट्रक्चर देख के बताया। सबसे पहले सूत्रकणिका में दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी एवं भीतरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली। ठीक है, आंतरिक झिल्ली भी बोल सकते हैं, भीतरी झिल्ली भी बोल सकते हैं। और दोनों की पारगम्यता में कुछ अंतर होता है। दोनों की पारगम्यता में कुछ अंतर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे सूत्रकणिका के लिए आप ऊपर हेडिंग डालिएगा और एक एक करके पॉइंट लिखते जाइएगा। फिर दो झिल्लियों के बीच के स्थान को अंतर झिल्ली अवकाशिका, इंग्लिश में से कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अवकाशिका कहा जाता है। ठीक है, दो झिल्लियों के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतर झिल्ली अवकाशिका कहते हैं। अब इसमें जो भीतरी झिल्ली होती है, उस भीतरी झिल्ली में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को चलाते हैं। भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं ईटीएस, और इसी को कहते हैं ईटीसी। भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम पाए जाते हैं और जो इसमें अंदर तरल भाग होता है, तरल भाग मतलब जिसको अपन ने अगात्री का, अगात्री में क्रैब चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, इसका तरल भाग अगात्री कहलाता है। तरल भाग पूरे में फैला हुआ रहता है, उसे अगात्री कहते हैं, जिसमें क्रैब चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। क्रैब चक्र आपने सुना होगा, जिसमें कई सारे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, हालांकि वो एटीपी जो होते हैं वो टूटते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में,
तो अगर क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा एटीपी किस में बनते हैं, तो उसका एग्जैक्ट आंसर होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, उसमें ये ज़्यादा बनते हैं, बनते हैं उसमें पर टूटते हैं इसमें, तो ऊर्जा मुक्त तो इसी दौरान होती है। अब जो भीतरी झिल्ली है, भीतरी झिल्ली में जो अंदर की तरफ घूमा हुआ संरचना होती है उसे अपन क्रिस्टी कहते हैं। तो आंतरिक झिल्ली जो होती है, आंतरिक झिल्ली में या भीतरी झिल्ली में अंतर्वलन होता है, जिसे जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो क्रिस्टी होती है इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिसे अपन F0 F1 कण कहते हैं। इसमें छोटे कण होते हैं जिसे F0 F1 कण F0 F1 कण कहते हैं। अच्छा, इसमें जो क्रिस्टी होता है वो मुख्यतः एटीपी का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, बहुत ज़्यादा एटीपी का निर्माण कर रहा है, मतलब उसमें क्रिस्टी जो होगा वो फैला हुआ रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं, ये क्रिस्टी क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जिससे अधिक संख्या में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, क्रिस्टी क्षेत्रफल को बढ़ाता है और क्षेत्रफल के बढ़ने से ज्यादा एटीपी बनते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, अगर बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, तो मतलब उसमें जो क्रिस्टी है वो फैला हुआ है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया निष्क्रिय रूप में कार्य कर रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे धीमी गति से वो कार्य कर रहा है, कम मात्रा में एटीपी बनाता है, मतलब उसमें आघात्री वाला भाग ज्यादा है। ये तो समझ में आता ही अपन को कि अंदर पूरे में आघात्री फैला हुआ है, लिक्विड है। अगर आघात्री ज्यादा होगा तो जो अंतर्वलन देखा अपन ने, क्रिस्टी देखा, वो कम जगह पे होगा, उसकी मात्रा, उसकी संख्या काफी कम होगी। और अगर कोशिका बहुत सक्रिय है, बहुत ज्यादा तेजी से कार्य कर रही है, तो क्रिस्टी वहां पे फैला हुआ रहेगा, आघात्री वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी और आंतरिक, यानी भीतरी झिल्ली, और दोनों की पारगम्यता में अंतर होता है। दो झिल्लियों के बीच के स्थान को अपन अंतर झिल्ली अवकाशिका कहते हैं। जो भीतरी झिल्ली होती है इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम होते हैं, और इसका जो तरल भाग होता है उसे अगात्री कहते हैं। इसमें क्रेब चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली जो होती है, यानी भीतरी झिल्ली जो होती है, उसमें अंतर्वलन होता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे F0 F1 कण कहते हैं। क्रिस्टी जो होता है वो क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जिससे अधिक संख्या में एटीपी का निर्माण होता है। तो इसमें अगर अपन चक्र की बात करें तो क्रेब चक्र के एंजाइम अगात्री में, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम जो होते हैं वो भीतरी झिल्ली में होते हैं। इसके साथ साथ सूत्र कणिका में अगर हम इसके आकार की बात करें या आकृति की बात करें, तो आकृति जो होती है इसकी, सूत्र कणिका की जो आकृति होती है, ये तश्तरी नुमा होता है। तश्तरी नुमा हो सकता है या बेलन आकार का हो सकता है।
जो दो खास आकृतियां इसकी देखी जाती हैं ये हैं दो। और अगर इसके आकार की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है ये होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक, और दूसरा जो इसकी चौड़ाई है ये होती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसकी जो लंबाई होती है ये 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। फिर कुछ और पॉइंट, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। S प्रकार के होते हैं। तो एक थोड़ा सा आप सोचिए, जैसे ये सूत्रकणिका के आसपास बाहर का जो कोशिका द्रव्य है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है तो बाहर के जो कोशिका द्रव्य हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे, जबकि सूत्रकणिका के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें डीएनए, और डीएनए भी कैसा, एकल वृत्ताकार। डीएनए जो होता है वो एकल वृत्ताकार होता है, मतलब सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, गोल आकार का होता है डीएनए होता है। अच्छा, इसमें जो डीएनए है वो द्विरज्जुकीय होगा। ठीक है, द्विरज्जुकीय होता है इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम, कुछ खनिज, पाए जाते हैं। अब क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, तो ये अपने आप से विभाजन की क्षमता दर्शाता है। यह स्वतः प्रतिकृतियन करने वाली कोशिकांग है। अब ये माना जाता है कि ये लगभग कई जगह पे जीवाणुओं जैसे कार्य करती है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो डीएनए होता है वो एकल होता है, वृत्ताकार होता है, द्विरज्जुकीय होता है। ऐसे ही डीएनए जीवाणु में भी पाया जाता है, और ये स्वप्रतिकृतियन होता है, तो उसमें भी डीएनए का उपयोग करके वो अपने आप से डिवाइड होता है। पर और एक और बात है इसमें कि इसका जो विभाजन होता है वो द्विखंडन विधि से होता है, बाइनरी फिशन से होता है, और जीवाणुओं का भी विभाजन जो होता है वो द्विखंडन विधि से होता है। विभाजन इसका द्विखंडन तरीके से होता है। नेक्स्ट, अब सूत्रकणिका जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये श्वसन के लिए बहुत जरूरी कोशिकांग है। श्वसन में सहायता करता है, मतलब श्वसन के लिए तो ये मुख्य कोशिकांग है। श्वसन प्रक्रिया में अब क्योंकि बाकी भी कोशिकांग कहीं ना कहीं यूज होते हैं, पर यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सूत्रकणिका है, ये मुख्य कोशिकांग है श्वसन में। अब एक बात और, जैसे सूत्रकणिका में कई एटीपी का निर्माण होता है,
जो क्रिस्टे होते हैं, जो F0 F1 कण है, वो एटीपी का निर्माण करते हैं और उस एटीपी से कोशिका को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। एटीपी उत्पादन के कारण सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी उत्पन्न करता है और ये एटीपी से कोशिका को ऊर्जा मिलती है। चलिए इसको पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। इसकी आकृति ये तश्तरी नुमा होता है, बेलनाकार का होता है। आकार इसका, लंबाई होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और चौड़ाई होती है, व्यास होता है इसका 0.1 से 1 माइक्रोमीटर। 70 इस प्रकार के राइबोसोम इसमें होते हैं। डीएनए एकल वृत्ताकार द्विरज्जुकीय, आरएनए राइबोसोम और कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये स्वप्रतिकृतियन करने वाले कोशिकांग। सिर्फ ऐसे 2 कोशिकांग हैं जो खुद से विभाजन कर सकते हैं। एक तो ये सूत्रकणिका हो गया और दूसरा होता है लवक और हरित लवक। लवक में भी हरित लवक। विभाजन जो होता है इसमें द्विखंडन तरीके से होता है, जैसा जीवाणु में होता है वैसा इसमें होता है। श्वसन में सहायता करता है, मुख्य कोशिकांग है श्वसन के लिए। और एटीपी उत्पादन के कारण सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। तो ये अपन ने कंप्लीट किया सूत्रकणिका के बारे में। अगला कोशिकांग अपन पढ़ते हैं राइबोसोम। हालांकि राइबोसोम के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जब अपन जीवाणु कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, तब वहां पे मैंने बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग है। ठीक है, 15 से 20 नैनोमीटर उनका आकार होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम बैठते हैं तो उसको अपन बहु राइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। ये सब मैं लिखवा चुका हूं, तो जो पॉइंट मैं वहां पे लिखवा चुका हूं मैं दोबारा उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब क्योंकि अपन यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं तो अपन यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में मैंने बताया था कि वो 70 प्रकार के होते हैं और 70 की फिर 2 उप इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? 50S और 30S। ये दोनों जो उप इकाइयां होती हैं ये मैग्नीशियम के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अगर मैग्नीशियम की मात्रा सांद्रता ज्यादा होगी तो उप इकाइयां अच्छे से जुड़ी होंगी। अगर ये सांद्रता कम हो जाएगी तो उप इकाइयां अलग होने के चांसेस बन जाते हैं। जो थोड़ा सा अलग पार्ट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी पूरा राइबोसोम जो अपन ने जीवाणु कोशिका के लिए पढ़ा है वो आप उसको दोबारा पढ़िए, ठीक है। और उसके आगे के पॉइंट अपन यहाँ पे लिखते हैं। राइबोसोम को सबसे पहले खोजा था पैलार्ड ने। इसको सबसे पहले पैलार्ड ने खोजा था 1953 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को पैलार्ड ने खोजा था, इसीलिए राइबोसोम को पैलार्ड कण भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पैलार्ड कण मतलब, तो आंसर राइबोसोम को ध्यान में रख के दीजिएगा। इसके बाद राइबोसोम में किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं होती, ना ये एक झिल्ली में ना 2 झिल्ली में संरचनाएं, ये झिल्लीहीन होते हैं। ये झिल्लीहीन होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। वो पॉइंट वैसे ही है जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था। अब यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं ये 80S प्रकार के होते हैं। 80S प्रकार के होते हैं और इसकी 2 उप इकाइयां होती हैं। और ये उप इकाइयां हैं कौन कौन सी? इसमें एक होती है 60S और दूसरी होती है 40S।
60S और 40S, जैसे अपन ने 70S में पढ़ा था कि वो 50S और 30S से मिलके बनता है, ऐसे यहाँ पे 60S और 40S से मिलके बनता है। अब यहाँ पे S का मतलब होता है स्वेडबर्ग इकाई, वैज्ञानिक के नाम के बेस पर रखा गया, वैज्ञानिक का नाम उस पर बेस्ड है। स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये अपन पहले लिख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर, राइबोसोम में अंतर की बात करें तो उसमें 70S प्रकार के होते हैं, इसमें 80S प्रकार के होते हैं। कार्य दोनों का एक जैसा होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। अच्छा, ये जो राइबोसोम है ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं RNA, एवं प्रोटीन के बने होते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं, और क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम दो और नाम से जो जाने जाते हैं, पहला तो ये कि इसे पैलार्ड कण भी कहते हैं अपन, क्योंकि पैलार्ड ने खोज की थी, ठीक है। तो राइबोसोम को अपन पैलार्ड कण के रूप में भी जानते हैं, और इसी को अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, कि कोई भी झिल्ली इसके ऊपर नहीं होती है, और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोट में ये 70S और यूकैरियोट में 80S प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसमें अपन ने परिवहन और उसका प्रकार देखा कि परिवहन के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, फिर अपन ने कोशिकांग स्टार्ट किया, सूत्रकणिका और राइबोसोम के बारे में पढ़ा। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।